नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। यह वीडियो सामान्य ज्ञान का जो सीरीज चल रहा था उसी का नेक्स्ट एपिसोड या फिर नेक्स्ट पार्ट कह लें। यह पार्ट 2 वीडियोज होगा बिहार का आधुनिक इतिहास का, जो कि हम बता रहे थे। इसमें घटनाक्रम और पूछे गए प्रश्न के महत्वपूर्ण तथ्य भी जानेंगे। इस वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के रूप में मैं लेकर के आया हूँ इसमें, और बेहद ही इंपोर्टेंट होने वाला है आपके एग्जामिनेशन बीपीएससी, एसएससी या फिर बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या फिर बिहार टीचर भर्ती या फिर रेलवे के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बेस्ड होता है यह वीडियो सामान्य ज्ञान पे, बिहार सामान्य ज्ञान लुसेंट पे बेस्ड होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं उसी के आधार बना करके इस टॉपिक को छांट करके मैं लाता हूँ आप सभी के लिए। अगर आप हमारे इस चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए, और लाइक कर दीजिए इस वीडियो को। अगर पसंद आता है तो शेयर कर लीजिए दोस्तों के साथ। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए नए वीडियो के नोटिफिकेशन समय से पाने के लिए। बढ़ेंगे इसी सभी जानकारी के साथ। तो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आपके सामने गोलघर के निर्माण से जुड़ी तथ्यों के बारे में। उसके बाद फौजदारी प्रशासन भी अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया, इसके बारे में भी जानेंगे, इसके जुड़ी तथ्यों के बारे में जानेंगे। साथ ही साथ जमींदारों को प्रभावित करने के लिए सम्मान दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, इसके तथ्यों के बारे में जानेंगे। नील विद्रोह के बारे में जानेंगे। ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाली जो तथ्य होंगी उन सभी तथ्यों को जानेंगे। साथ ही साथ बहावी आंदोलन से जुड़ी जानकारी को महत्वपूर्ण तरीके से हम जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये 4-5 टॉपिक मैं इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाले जो कि विद्रोह, ज्यादातर विद्रोह से रिलेटेड होगा, उन सभी विद्रोहों को मैं सम्मिलित करूंगा अपने इस वीडियो के एपिसोड में। वीडियो आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे आएगा गोलघर का निर्माण से जुड़ी तथ्य। इसमें पहला तथ्य आता है गोलघर के निर्माण से कि 1783 ईस्वी 1783 ईस्वी में बिहार में अकाल पड़ा था। बिहार में अकाल पड़ा था, फिर दोबारा से मतलब अकाल पड़ा था 1783 ईस्वी में। इससे पहले एक भयंकर अकाल पड़ा था, उसके बाद ये 1783 में अकाल पड़ा था। जॉन सोर को इसके कारण जो है कि एवं प्रकृति की जांच हेतु नियुक्त किया गया। मतलब इस अकाल के पड़ने का कारण के लिए अंग्रेजों ने जॉन सोर को नियुक्त किया प्रकृति के जांच के लिए, मतलब इस कारण को जानने के लिए, मेन तौर पे अकाल के कारण को। आगे बढ़ेंगे तो सर जॉन सोर के एक अन्नागार के निर्माण हेतु सुझाव पर 1784 ईस्वी में पटना में गोलघर का निर्माण हुआ। आप जान गए होंगे कि 1784 ईस्वी में गोलघर का निर्माण पटना में हुआ है। गांधी मैदान के दक्षिणी छोर पे आप देखेंगे, उधर वाले रोड में उधर ही साइड में आपको मिलेगा यह गोलघर। ध्यान रखेंगे इस बात को। और गोलघर का निर्माण मेन रूप से देखें तो मेन रूप से अन्नागार, मतलब अन्न को रखने के लिए, जो अकाल पड़े तो मैं उस अन्न को इस्तेमाल करूं, या फिर अन्न को ग्रामीण या फिर जो मानव को देने में, या फिर गन को जो है कि गांव तक पहुंचाने के लिए यहाँ पर संरक्षण किया जा सके, इस तरीके से इसका निर्माण कराया गया गोलघर का। ध्यान रखेंगे। उसके बाद है फौजदारी प्रशासन भी अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। इसके बारे में जानेंगे तो पहला फैक्ट निकल के आता है कि 1790 ईस्वी तक अंग्रेजों ने फौजदारी प्रशासन को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था। यानी कि 1790 में अंग्रेजों द्वारा फौजदारी जो प्रशासन था उसको भी अंग्रेज ने अपने नियंत्रण में ले लिया। उसके बाद जो है कि पटना के पहले मजिस्ट्रेट के रूप में चार्ल्स फ्रांसिसी ग्रांड को नियुक्त किया गया। ध्यान रखेंगे, चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांड को पहले मजिस्ट्रेट, पटना के मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया था। ध्यान रखेंगे, अंग्रेज मजिस्ट्रेट था यह। उसके बाद आप देखेंगे 1765 ईस्वी में पटना और गया जिले को अलग से संगठित किए गए। मतलब पटना और गया जिलों को दो भाग में बांटा गया। यानी कि पहले पटना और गया एक जिले था, उसको 1865 ईस्वी में अलग कर दिया गया। 1866 ईस्वी में सारण जिले को दो भाग में बांटा गया, जो कि आपका पश्चिम एक तो चंपारण कहलाया और एक तो सारण आपका कहलाया। यानी कि पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण आप कह लेते हैं, तो वो आपको यहाँ से डिवाइडेड मिलता है। ध्यान रखेंगे, यहाँ से देख सकते हैं 1775 ईस्वी में तिरहुत को भी मुजफ्फरपुर और दरभंगा के दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, दो इकाइयों में डिवाइड कर दिया गया। जैसे आप जानते हैं सब डिवीजन के रूप में, प्रमंडल के रूप में,
तो यह इस प्रकार से प्रमंडल के रूप में विभाजित कर दिया गया कि मुजफ्फरपुर एक प्रमंडल होगा तिरहुत प्रमंडल को लेकर के, और दरभंगा एक मिथिला का एक प्रमंडल होगा। इस बात को ध्यान रखने की जरूरत होती है। ये 1875 ईस्वी में ऐसा किया गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे, जमींदारों को प्रभावित करने के लिए सम्मान दिया गया, यानी जमींदारों को अपने पक्ष में करने के लिए अंग्रेजों द्वारा सम्मान को दिया गया। यहाँ देख सकते हैं तो 1857 ईस्वी की क्रांति के पश्चात अंग्रेजों ने जमींदारों को प्रभावित करने के लिए उन्हें उपाधियां और सम्मान से मनोनीत किया गया, मतलब सम्मानित किया गया। एक तरीके से देख लें कि वह जो जमींदार लोग थे उनके सम्मान पाकर उसके पक्ष में आ जाए, इस तरीके से विरोध ना करें। तो जमींदारों को प्रभावित करने के लिए यह सम्मान दिया गया 1857 ईस्वी में। 1857 की क्रांति के पश्चात, यानी 1857 की क्रांति समाप्त हो गई, उसके बाद अंग्रेजों द्वारा यह काम किया गया। उसके बाद है सम्मान एवं पुरस्कार पाने वाले में सासाराम के शाह कबीरुद्दीन, सासाराम के जो थे शाह कबीरुद्दीन जमींदार थे वो थे। उसके बाद बाढ़ के मुंशी अमीर अली थे, और मुजफ्फरपुर के कुलदीप नारायण सिंह थे। इन सभी को सम्मानित किया गया था, लेकिन उन सम्मानों के द्वारा अंग्रेज जो है जमींदारों को अपना समर्थक बनाने का में कामयाब हुए। ये मैं पहले बता दिया कि इनको अपने पक्ष में करने के लिए अंग्रेज द्वारा इसे सम्मान और पुरस्कार देने की बात करी गई। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आरंभ में अंग्रेज दरभंगा महाराज एवं डुमराव के महाराज, ये दो महाराज थे जो कि काफी नाराज थे इस तरीके के जो सम्मान पाए ये 3-4 महाराज लोग, जमींदार लोग, तो इनसे ये काफी नाराज थे और साथ ही साथ अंग्रेज से भी नाराज थे। और फिर कई दिनों के बाद जो किंतु जो है कि थोड़े दिन के बाद उन्होंने भी यह सम्मान को अपना लिया और ले लिया और उस तरीके से संतुष्ट हो गया। उसके बाद आता है नील विद्रोह। नील विद्रोह बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। यहाँ देख सकते हैं बिहार के संदर्भ में आगे देखें तो सबसे महत्वपूर्ण विद्रोह आप कह ले तो नील विद्रोह होता है। इसमें जानते हैं कि 1860 ईस्वी से 61 ईस्वी तक बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। 60 से 61 ईस्वी तक बंगाल में हुआ था, और इसी समय उत्तरी बिहार के दरभंगा एवं बेतिया जिले में जबरदस्ती नील की खेती करवाई गई थी। ध्यान रखेंगे, बिहार के दरभंगा एवं बेतिया जिले में जबरदस्ती खेती 1860 से 61 ईस्वी में कराई गई थी, नील के विद्रोह के जो हुआ था बंगाल में उसी समय। उसके बाद एवं खेतिहर मजदूरों के साथ पशुवत व्यवहार, यानी पशु के समान व्यवहार अंग्रेज के द्वारा किया जा रहा था। उसके बाद जब देखते हैं कि बंगाल के नील विद्रोह का प्रभाव बिहार पर पड़ा, तथा 1866 ईस्वी में पंडौल, यानी पंडौल मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पंडौल में 1867 ईस्वी में चंपारण में नील विद्रोह हुआ, जो कि किंतु यह जल्दी ही शांत पड़ गया। जबकि चंपारण में जो नील विद्रोह हुआ था यह बहुत जल्दी शांत हो गया। 1867 ईस्वी में चंपारण में हुआ था नील विद्रोह, ध्यान रखेंगे 1867 ईस्वी। 1867 में चंपारण में हुआ था नील विद्रोह। बंगाल में हुआ था 1860 से 61 ईस्वी में, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे तो इसी से संदर्भित यहाँ पर निकल के आता है ब्रिटिश सत्ता को चुनौती देने वाली बात, यानी कि ब्रिटिश सत्ता को कौन कौन से लोग ऐसे थे, किस किस मुद्दे पर चुनौती दिए गए थे, किस प्रकार से दिए गए थे, इन सारे तथ्यों को यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो निश्चित रूप से आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ, और जुड़िएगा हमारे साथ सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को इसी प्रकार के वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। बढ़ते हैं आगे, यहाँ देखते हैं तो 1757 ईस्वी से लेकर 1857 ईस्वी तक, अर्थात कि पलासी की लड़ाई के समय, लड़ाई से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक बिहार के स्थानीय लोगों द्वारा अंग्रेजों की सत्ता को असंगठित या फिर संगठित रूप से चुनौती दे डाली। यहाँ पर जानेंगे इस बात को कि 1757 से लेकर के 1857 तक, यानी तो पहले पलासी की लड़ाई 1757 में हुई, और जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाने तो 1857 से यह जो है कि स्वतंत्रता संग्राम शुरू हो गया था। तो इस दोनों के बीच में निश्चित तौर पे स्थानीय लोगों द्वारा संगठित या फिर असंगठित रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध जो है कि चुनौती दे, अंग्रेजों के विरुद्ध जो है कि आंदोलन छेड़ा गया। ध्यान रखेंगे इस बात को। उसके बाद जो देखें तो इन चुनौतियों में बहावी आंदोलन एक प्रमुख भूमिका निभाता है, और विभिन्न जनजातीय विद्रोह भी इस एक प्रकार से प्रमुख भूमिका निभाता है यहाँ से। उसके बाद जो देखें तो बिहार, बंगाल और उड़ीसा ही एक सम्मिलित क्षेत्र था, यानी कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा ये 3 ऐसे सम्मिलित क्षेत्र था जहां से सबसे पहले या फिर सम्मिलित क्षेत्र या फिर राज्य था जहां से अंग्रेजों के आरंभकालिक जैसे
करते हैं कि सबसे पहले या फिर शुरू से ही सत्ता पर स्थापित पर विस्तार के काम शुरू हो गया था। यानी कि बंगाल और बिहार, उड़ीसा, ये 3 राज्य ऐसे थे जहां पर अंग्रेजों ने सबसे पहले यहाँ पर सत्ता स्थापित करने की और या फिर विस्तार सत्ता स्थापित करने या फिर विस्तार करने की काम शुरू किया था अंग्रेजों द्वारा, और यहीं से सबसे पहले विद्रोह भी उत्पन्न हुआ था। अतः यही क्षेत्र अंग्रेजी राजा के अत्याचार से पहले प्रभावित हुआ और इन्हीं इलाकों के लोग सर्वप्रथम विद्रोह किया था, मैंने पहले बता दिया इसमें। और बिहार का स्थान अग्रणी है सभी विद्रोह में, ध्यान रखेंगे इस बात को, चाहे वो स्वतंत्रता आंदोलन हो, चाहे वो किसी भी आंदोलन का क्यों नहीं बात कर रहे हो, ध्यान रखेंगे इस बात को। नेक्स्ट जो फैक्ट है, नेक्स्ट तथ्य है जो कि कहता है अंग्रेज विरोधी संघर्ष का यह आरंभिक चरण था जहां पर जिसे प्रोटो नेशनलिज्म पूर्व राष्ट्रीयता का चरण माना जाता है। ध्यान रखेंगे अंग्रेज विरोधी संघर्ष का यह आरंभिक चरण था, कौन सा, जो बिहार से शुरू हुआ, बिहार, बंगाल और उड़ीसा से शुरू हुआ, तो यहीं से सबसे पहले शुरू हुआ और इसको आरंभिक चरण माना गया, विरोधी का आरंभिक चरण माना गया। और स्वतंत्रता संघर्ष का दूसरा चरण राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में उभरा, जिसे 18वीं सदी के उत्तरार्ध, मतलब 18वीं सदी के बाद से ही देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत होने लगी थी। संघर्ष के दूसरे चरण में अंतर्गत भी बिहार की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। यानी कि संघर्ष के दूसरे चरण में भी अगर आप देखते हैं तो बिहार की बेहद ही अहम भूमिका रही है। यह ध्यान देने वाली जरूर बात हो जाती है कि जब पहले आरंभिक चरण की बात करें तो जिसे नेशनल देख सकते हैं प्रोटो नेशनलिज्म कहते हैं या फिर पूर्व राष्ट्रीयता के रूप में जानते हैं, यह बिहार से ही शुरू हुआ था। उसके बाद आप देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट के जरिए कि देश में पहली बार सत्याग्रह का सफल प्रयोग चंपारण डिस्ट्रिक्ट में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, ध्यान रखेंगे इस बात को। फिर खिलाफत आंदोलन, असहयोग, होम रूल, सविनय अवज्ञा, उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन, इन सभी तरीके के विविध चरणों में बिहार के जनताओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। इन सभी आंदोलन में खिलाफत आंदोलन हो, चाहे असहयोग आंदोलन हो, होम रूल आंदोलन हो या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, फिर भारत छोड़ो आंदोलन क्यों ना हो, इन सभी में बिहार के लोग, बिहार की जनता बेहद ही अहम भूमिका निभाए और इसी चरण में बिहार की एक अलग पहचान भी बन गई कि यहाँ से बेहद ही भूमिका वाले लोग निकल के आए। ध्यान रखेंगे इस बात को। यहाँ से आपका नेक्स्ट पॉइंट होता है बहावी आंदोलन। यह भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है कई बार एग्जामिनेशन में, जैसे कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, रेलवे, इन सभी में आपको यह इस टाइप के क्वेश्चन बेहद ही अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे तो निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप बीपीएससी का क्वेश्चन भी देखेंगे तो उसमें भी आपको यह क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेगा। मैं आपको बताऊंगा आगे जो प्रीवियस ईयर बीपीएससी के क्वेश्चन बिहार से रिलेटेड करके पूछा गया है, उन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को मैं आपके सामने लाऊंगा और निश्चित रूप से आप जान पाएंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से देखें तो बहावी मत के आदि प्रवर्तक अरब का अब्दुल अल वहाब, यानी कि देख सकते हैं वहाबी मत के आदि प्रवर्तक यानी कि उनके जो स्थापना करने वाले जान ले तो अरब का जो नाम था इनका अब्दुल अल वहाब, इन्हीं के नाम पे वहाबी आंदोलन एक तरीके से माना जाए कि 1703 ईस्वी से 1787 ईस्वी यानी 1703 से 87 ईस्वी में था इनका जन्म था, यानी कि 1703 ईस्वी में, इसकी मृत्यु हो गई थी 1787 ईस्वी में। ध्यान रखेंगे उन्हीं के नाम पर इस आंदोलन का नाम बहावी आंदोलन पड़ा था। हम जानेंगे इस बात को कि भारतवर्ष में इस आंदोलन के जन्मदाता और आदि प्रचारक उत्तर प्रदेश के रायबरेली में 1786 ईस्वी में पैदा हुए सैयद अहमद बरवली, देख सकते हैं लवी, देख सकते हैं क्या नाम है, यहाँ से देख सकते हैं आप, सैयद अहमद बरेलवी थे, इनका नाम था यह। उसके बाद जो है देख सकते हैं कि यह भारत पहली बार जो है कि पटना आने के बाद सैयद अहमद ने मोहम्मद हुसैन को अपना प्रमुख या फिर मुख्य प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त कर लिया था और दोबारा जो है कि 1861 ईस्वी में आने पर उन्होंने यहाँ 4 खलीफा नियुक्त किए थे। खलीफा यहाँ पर नियुक्त किए गए थे किसके द्वारा? सैयद अहमद के द्वारा। ध्यान रखेंगे मोहम्मद हुसैन ने अपना मुख्य प्रतिनिधित्व के रूप में नियुक्त किया गया था। मोहम्मद हुसैन को प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया था सैयद अहमद खां के द्वारा। ध्यान रखेंगे।
उसी बात को जब देखते हैं तो उन्हीं के बाद जो है कि 1821 ईस्वी में खलीफा की नियुक्ति हो गई थी। यहाँ पर 4 खलीफा की नियुक्ति हुई थी। ध्यान रखेंगे, मोहम्मद हुसैन, विलायत अली और इनायत अली, उसके बाद फरहत अली, ये 4 खलीफा थे। देख सकते हैं आप इस सभी के नाम यहाँ से। उसके बाद जाने तो भारत देख सकते हैं 1831 ईस्वी में, आपके सामने देख सकते हैं 1831 ईस्वी में बालकोट, यहाँ से आप देख सकते हैं बालकोट, 1831 ईस्वी में बालकोट की लड़ाई में सिखों के खिलाफ लड़ते हुए सैयद अहमद खां की मृत्यु हो गई थी। अब जानते हैं कि सिखों के खिलाफ लड़ते हुए बालकोट में इसकी मृत्यु 1831 ईस्वी में हो गई थी। किसका? तो जो नाम था इनका सैयद अहमद खां, जो भारत में बहावी आंदोलन के मुख्य नेतृत्वकर्ता थे, उनकी। उसके बाद इस लड़ाई में सिखों का सेनापति शेर सिंह था। इसके जो लड़ाई में जो मुख्य सेनापति था सिख का, वह शेर सिंह था, नाम था उनका शेर सिंह। सैयद अहमद की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी तो दिल्ली के मोहम्मद नसरुद्दीन को मिला, और किंतु आंदोलन का व्यवहारिक नेतृत्व विलायत अली के पास रहा। ध्यान रखेंगे, व्यवहारिक नेतृत्व विलायत अली अपने जिम्मे रखा उस आंदोलन के बाद। और इसमें जब जाने के दिल्ली के जो उत्तराधिकारी थे मोहम्मद नसरुद्दीन को मिला। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट जो है आपका वहाबी आंदोलन मूलतः मुस्लिम समाज में एक सुधार आंदोलन था। वहाबी आंदोलन मुस्लिम समाज के लिए एक सुधार आंदोलन के रूप में जाना जाता है। उसके बाद जब देखते हैं कि इस ब्रिटिश विरोधी आंदोलन के 2 मुख्य केंद्र रहे थे। 2 मुख्य केंद्र, एक तो था पश्चिमोत्तर सीमांत के अफगान काबिलों की मदद से वहाबियों ने सितना में एक स्वतंत्र राज्य का गठन किया गया। यानी सितना आप जान लेंगे तो मध्य प्रदेश में अभी भी स्थित है, सतना नाम से अभी जाना जाता है। यहाँ देख सकते हैं पश्चिमोत्तर सीमांत में के अफगान कबीलों की मदद से वहाबियों ने सितना में एक स्वतंत्र राज्य का गठन किया, जहां पर सैनिकों और आर्थिक संसाधन पहुंचाने के लिए पटना में एक केंद्र बनाया गया। ध्यान रखेंगे इस बात को, जहां से धन और स्वयंसेवक सितना भेजे जाते थे। यहाँ से स्वयंसेवक और धन यानी कि जो आर्थिक रूप से मदद पहुंचाने के काम पटना से किया जाता था। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे बढ़ेंगे, यहाँ से जुड़ी जानकारी निकल के आता है आपके सामने कि बंगाल का फराइजी, देख सकते हैं बंगाल का फराइजी आंदोलन इस आंदोलन से प्रेरित था, जिसके नेता हाजी सियतुल्लाह थे, मतलब सियतुल्लाह थे, हाजी सियतुल्लाह नाम था इनका, जिसके जो आप जान लें बंगाल में जो फराइजी आंदोलन चलाया गया था उनके नेतृत्वकर्ता सरीयुतुल्लाह थे। उसके बाद जब देखते हैं कि 1828 ईस्वी से 1868 ईस्वी तक पटना मतलब तक जो है कि पटना इसका जो है प्रमुख केंद्र बना रहा। पटना इसका प्रमुख केंद्र रहा, जिसमें बंगाल भी सम्मिलित था इस फराइजी आंदोलन से रिलेटेड को लेकर के। ध्यान रखेंगे। उसके बाद है 1857 के विद्रोह के समय पटना के वहाबी आंदोलन कर्मी काफी सक्रिय रहे थे। यानी कि 1857 के विद्रोह के समय पटना में वहाबी आंदोलन के जो कर्मी थे, वहाबी आंदोलन के जो भी स्वयंसेवक थे, वो सभी काफी सक्रिय दिखे थे 1857 के विद्रोह के दौरान। उसके बाद जो है कि बिहार में वहाबी आंदोलन का दमन करने से उद्देश्य में से 1863 ईस्वी में अम्बेला और 1865 ईस्वी में पटना में वहाबियों पर राजद्रोह के मुकदमे चलाए गए थे और उनके नेताओं को कारावास की सजा दी गई थी। ध्यान रखेंगे इस बात को कि 1863 ईस्वी से लेकर के 1863 ईस्वी में अम्बेला देख सकते हैं अम्बेला, और 1865 ईस्वी में पटना में वहाबियों पर जो है कि राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया अंग्रेजों के द्वारा, और जो है कि इनके नेताओं को कारावास यानी कि जेल में बंद कर दिया गया था। ध्यान रखेंगे इस बात को, इस वहाबी आंदोलन को एक प्रकार से दबाने के लिए। आगे है इसी संदर्भ में कि 1868 ईस्वी में पटना के चुन्नी एवं मोहम्मद इस्लाम को गिरफ्तार किया गया, जो कि 1869 ईस्वी में अमीर खां एवं उसके साथियों को आजीवन काला पानी की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया। यानी कि काला पानी का जो जेल था, आप समझ सकते हैं यहाँ से अंडमान में था, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वहां पर स्थित है, जान सकते हैं इस बात को, जिसमें कि पटना के चुन्नी और मोहम्मद इस्लाम को गिरफ्तार करके 1869 ईस्वी में अमीर खान एवं उसके साथियों को भी काला पानी की सजा हो गई थी।
1868 ईस्वी में ही इसका गिरफ्तार करके भेजा गया। साथ ही साथ आमिर खान और जो है कि उनके साथी को भी काला पानी की सजा हो गई थी। हालांकि इसके बाद यह आंदोलन शिथिल पड़ गया, यानी वहाबी आंदोलन जो था कि शिथिल थोड़ा सा कमजोर पड़ गया, परंतु ब्रिटिश शासन के विरुद्ध यह भी एक महत्वपूर्ण विद्रोह रहा। मैं शुरू में ही बता दिया कि यह एक महत्वपूर्ण विद्रोह था जो कि बिहार से किया जा रहा, बिहार, बंगाल और उड़ीसा सम्मिलित रूप से कर रहे थे। ध्यान रखेंगे इस बात को कि वहाबियों ने ब्रिटिश संस्थाओं के बहिष्कार का पहला उदाहरण प्रस्तुत किया, जिसमें कि राष्ट्रीय आंदोलन के नेता ने भी अपनाया था। ध्यान रखेंगे इस बात को कि वहाबी आंदोलन के द्वारा जो है कि ब्रिटिश संस्थान, जैसे कि कोई भी एजुकेशनल संस्थान हो या फिर कोई भी संस्थान हो, उनका बहिष्कार करना इनके द्वारा किया गया था। उसके बाद जो है देख सकते हैं, लास्ट है आपका कि वहाबी आंदोलन केवल धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ाई थी। उन्होंने अनुयायियों अपने, देख सकते हैं, इसके अनुयायियों अपने आप को अहले हदीस कहते थे। आप ध्यान सकते हैं इस पर, अहले हदीस किसके आंदोलनकारी के मतलब सदस्य को कहा जाता था, या फिर किसके अनुयायी को कहा जाता था अहले हदीस नाम से। तो ये वहाबी आंदोलन के ऐसे लोग थे जो कि अपने आप को अहले हदीस के नाम से जानते थे। यह एक प्रकार का धार्मिक आंदोलन नहीं था, एक प्रकार का यह क्या था, तो धार्मिक आंदोलन नहीं था, यह जो है कि साम्राज्यवाद के खिलाफ के लिए लड़ रहे आंदोलन था। ध्यान रखेंगे इस बात को। इस वीडियो में आपको जानने को मिला बहुत सारे ऐसे फैक्ट जो कि आपको बेहद ही एग्जामिनेशन में मदद पहुंचाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे, यहाँ से जान सकते हैं कि नोनिया विद्रोह, लोटा विद्रोह, उसके बाद 1857 के पूर्व का विद्रोह, तामार विद्रोह, शेर विद्रोह, हो विद्रोह और कोल विद्रोह, इन सभी टॉपिक को और कई अन्य टॉपिक को भी जानने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से लाइक करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद,